हेलो एवरीवन। आज की यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम पंचायती राज व्यवस्था पर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे जो आने वाले एडीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एडीओ एग्ज़ाम के पर्पज़ से और भी वीडियोस बनाई गई है जिसका प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है, आप वहां से वीडियोस देख लीजिएगा। क्योंकि इस चैनल में डेली सीजी करंट अफेयर्स की वीडियोस और नेशनल करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड की जाती है, तो उससे आपको वीडियोस ढूंढने में प्रॉब्लम ना जाए, इसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप वहां से वीडियो चेक कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, पदेन सदस्यता के विषय में सही क्या है। इसके लिए चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। पहला है समस्त सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। दूसरा है 20% सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तीसरा है जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। और चौथा है जनपद पंचायत के 20% अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। आपको नीचे में देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 2, मतलब 2 और 3 रेड से मार्क कर दिया गया है। ऑप्शन 2 में बोल रहा है 20% सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, सही है। तीसरा है जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान देंगे। जनपद पंचायत के पदेन सदस्य के बारे में 20%, ठीक है, मतलब 1/5 सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। दूसरा बोल रहा है राज्य विधानसभा के ऐसे समस्त सदस्य जो उस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या अंशतः आते हैं। अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत के सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में सही क्या है। क्या सही है। पहला दिया है गुप्त मतदान द्वारा, दूसरा है खुला मतदान द्वारा, तीसरा है ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से, चौथा है ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, और पांचवा है ग्राम पंचायत के समस्त मतदाताओं के बहुमत से। सही होगा ऑप्शन 3, 1 और 5 जो है वो सही है। ध्यान देंगे, पहला बोल रहा है गुप्त मतदान द्वारा, सही है। पांचवा है ग्राम पंचायत के समस्त मतदाताओं के बहुमत से, बिल्कुल सही है। चलिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ध्यान देंगे। धारा 21 का के तहत प्रावधान किस में है। धारा 21 का के तहत, ठीक है, किसके द्वारा, मतदाता द्वारा। परिस्थिति क्या है इसकी, यदि पंचायतों के पदाधिकारी ग्राम सभा के निर्देश को नहीं मान रहे हैं या अपनी मनमानी कर रहे हैं तो ग्राम सभा गुप्त मतदान द्वारा सरपंच को वापस बुला सकती है। प्रक्रिया क्या है, ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/3 सदस्यों के द्वारा अभियोग पत्र पर हस्ताक्षर कर उसे विहित प्राधिकारी एसडीओ को प्रस्तुत कर दिया जाता है। राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा गुप्त मतदान की व्यवस्था की जाएगी। आधे से अधिक मतदाता के मत पक्ष में आने पर सरपंच को वापस बुलाया जाता है। अगला प्रश्न, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के विषय में सही क्या है। चलिए पढ़ेंगे क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, ध्यान देंगे। पहला है प्रस्ताव कुल सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। दूसरा है प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तीसरा है प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। चौथा है प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। पांचवा है ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता जनपद पंचायत का अध्यक्ष करेगा। छठवां है ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी करेगा। सही होगा ऑप्शन डी, मतलब 2, 4 और जो 6 पॉइंट है वो तीनों सही हैं। यहाँ रेड में आपको अंडरलाइन कर दिया गया है। चलिए ये हाईलाइट है, आपको ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट भी सही है। क्या बोल रहा है, सेकंड में दिया है प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, बिल्कुल सही। चौथा देखिए प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। और छठवां पॉइंट है ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी करेगा। ये सब सही है, ठीक है।
चलिए ध्यान देंगे। अविश्वास प्रस्ताव जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के लिए किस धारा में? धारा 28। परिस्थिति क्या है? यदि प्रमुख एवं उप प्रमुख ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं तथा पंचायतों के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। इसकी प्रक्रिया जान लीजिए। प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। ध्यान देंगे, लास्ट पॉइंट देखिए। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर या समकक्ष अधिकारी करेगा। ठीक है, पीडीएफ की चिंता मत करिए, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन से कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं? चलिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, ध्यान देंगे, पढ़ते हैं। पहला है स्वच्छता, दूसरा सफाई, तीसरा सार्वजनिक नौघाटों का प्रबंध, चौथा ग्रामीण सड़क का निर्माण, पांचवा जनसाधारण के बीच सामान्य चेतना की वृद्धि करना, छठवां है एकीकृत ग्रामीण विकास। नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है सी, मतलब 1। सी में क्या क्या दिया है देखिए, 1, 2, 4 और 6 है ना। पहला दिया है स्वच्छता, सही है। दूसरा है सफाई। चौथा पॉइंट देखिए ग्रामीण सड़क का निर्माण, सही है। पांचवा है जनसाधारण के बीच सामान्य चेतना की वृद्धि करना, बिल्कुल सही। रेड से आपको अंडरलाइन कर दिया गया है, ये हाईलाइट कर दिया गया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो जो रेड से हाईलाइटेड है वो आपका सही है। अगला प्रश्न, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस प्रश्न से रिलेटेड, ध्यान देंगे। प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 243 जी में। ग्राम पंचायत द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं नागरिक के प्रति कृत्य एवं शक्तियों का उल्लेख है जो कि निम्नलिखित है। पहला है स्वच्छता सफाई, दूसरा ग्रामीण सड़क का निर्माण, तीसरा जनसाधारण के बीच सामान्य चेतना की वृद्धि करना। अगला प्रश्न, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना, रख रखाव और देखरेख का कार्य कौन करता है? सही जवाब है ऑप्शन 1, ग्राम पंचायत करता है। ठीक है, प्रावधान देखिए अनुच्छेद 243 जी में ग्राम पंचायत के कार्यों का उल्लेख किया गया है। समाज के प्रति कार्य क्या है? राशन वितरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना, संचालन, देखरेख एवं निगरानी करना। क्लियर है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना, रख रखाव और देखरेख का कार्य ग्राम पंचायत करता है। अगला प्रश्न, चलिए ध्यान देंगे। विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन कौन करता है? सही जवाब है ग्राम सभा, ऑप्शन 1 सही है। विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन ग्राम सभा करता है। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा का उल्लेख है जो विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन करता है। अगला प्रश्न, पंचायत वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? सही जवाब है ग्राम पंचायत, ऑप्शन 2 सही है। अनुच्छेद 243 जी में ग्राम पंचायत के कार्यों का उल्लेख है जिसके अंतर्गत वृक्षारोपण तथा पंचायत क्षेत्रों के वनों का संरक्षण करना है। अगला प्रश्न, किसी ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के विषय में सही क्या है? ऑप्शन में क्या दिया है देखते हैं। पहला बोल रहा है ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10, दूसरा है ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3, तीसरा है ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/2, चौथा है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/10 महिला, और पांचवा है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला, छठवां है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/2 महिला, और सातवां है सरपंच, उपसरपंच और पंच गढ़पूर्ति के लिए जवाबदेह होते हैं। नीचे आपको ऑप्शन दे दिया गया है A, B, C, D, इनमें से सही होगा ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या क्या दिया है? 1, 5 और 7, मतलब ऑप्शन 1 देखिए ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10 बिल्कुल सही है। पांचवा है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला होनी चाहिए, सही है। सातवां है सरपंच, उप सरपंच और पंच गढ़पूर्ति के लिए जवाबदेह होते हैं। आपको क्लियर हो गया है? किसी ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के विषय में ये सब बातें जो है सही है। अगला प्रश्न,
ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है? चलिए अब पढ़ेंगे सबको, उसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है। पहला दिया है ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा। दूसरा है सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। तीसरा है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। और चौथा है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। और पांचवा है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। और छठवां दिया है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी। देखिए सही जवाब है ऑप्शन सी, 1, 2 और जो 5 है वो सही है। यहाँ आपको रेड से हाईलाइट कर दिया गया है। चलिए ध्यान देंगे, पहला पॉइंट सही होगा। पहला पॉइंट में दिया है ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा। दूसरा देखिए सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। और पांचवा भी सही है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। क्लियर है? आपको समझ में आ गया है। ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता देखिए, पहला आपको दिया हुआ है ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा। ये सब हमने अभी पॉइंट्स में ऑप्शन में देख लिया है। दूसरा है सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। और तीसरा पॉइंट देखिए सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न, वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है यदि क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखिए ऑप्शन 4 सही है, ग्राम सभा में गढ़पूर्ति उपस्थित हो। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, ग्राम सभा में गढ़पूर्ति उपस्थित होने पर निम्न तथ्यों पर चर्चा की जा सकती है। पहला है वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा की जा सकती है, हितग्राहियों का चयन, तीसरा है वार्षिक बजट, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, और पांचवा है प्रशासनिक रिपोर्ट। ठीक है, ग्राम सभा में गढ़पूर्ति उपस्थित होने पर इन तथ्यों पर चर्चा की जा सकती है। और ध्यान देंगे गढ़पूर्ति न होने पर स्थगन। देखिए अब पहला पॉइंट है अध्यक्ष द्वारा बैठक स्थगित किया जाता है एवं आगामी बैठक के लिए तिथि निर्धारित की जाती है। ठीक है, अब गढ़पूर्ति पूरा नहीं है तो स्थगित कर दिया जाता है बैठक को। तो इसमें देखिए अध्यक्ष द्वारा बैठक स्थगित किया जाता है एवं आगामी बैठक के लिए तिथि निर्धारित की जाती है। और दूसरा पॉइंट देखिए स्थगन के बाद की बैठक या सम्मेलन में कोरम पूर्ति आवश्यक नहीं है, परंतु इस बैठक में नए विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती है। क्लियर है? ग्राम सभा की साधारण बैठक में, अच्छा आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि लास्ट पॉइंट देखिए नोट करके आपको दिया हुआ है, ग्राम सभा की साधारण बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है? चलिए ऑप्शन को देखेंगे। पहला दिया है ग्राम पंचायत में अधिकतम 3 स्थायी समितियां होती है। दूसरा है ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती है। तीसरा है एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है। और चौथा है एक व्यक्ति अधिकतम 3 समिति का सदस्य बन सकता है। पांचवा दिया है ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है। छठवां है ग्राम सभा स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में 2, 3 और 5 ये सही है। दूसरा देखिए क्या है, ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती है, बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है, ये बात सही है। पांचवा देखिए ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है, सही है। ध्यान देंगे ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के संबंध में चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट देखिए ग्राम पंचायत में 3 से 5 स्थायी समितियां होती है। इन समितियों में सदस्यों की संख्या 4 होती है, ठीक है, लेकिन सामान्य प्रशासन समितियों को छोड़कर। दूसरा है एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है।
तीसरा पॉइंट है ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है। और चौथा है ग्राम पंचायत की स्थायी समिति में 2 सदस्य विशेषज्ञ के रूप में संयोजित किए जा सकते हैं, किंतु इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। अगला प्रश्न, जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है? अब क्या सही है? चलिए, पहला दिया हुआ है जिला पंचायत का अध्यक्ष इसका सभापति होता है। दूसरा है जिला पंचायत का उपाध्यक्ष इसका सभापति होता है। तीसरा है समिति के सदस्य सभापति का चुनाव करते हैं। चौथा है समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। पांचवा है समिति में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का होना आवश्यक है। छठवां देखिए, समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक सदस्य होना आवश्यक है। उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में 2, 4 और 5 जो है सही है। ठीक है, 2 में ऑप्शन 2 देखिए, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष इसका सभापति होगा, सही है। चौथा पॉइंट देखिए, समिति में एक महिला सदस्य होना आवश्यक है। पांचवा पॉइंट देखिए, समिति में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का होना आवश्यक है। चलिए, वर्तमान प्रावधान के अनुसार जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में देखेंगे। सभापति कौन होता है? जिला पंचायत का उपाध्यक्ष पदेन रूप से चयनित रहता है। ठीक है, सदस्य जिला पंचायत के सदस्य जो होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या 5 से 10 तक होती है। समिति में एक महिला सदस्य तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का होना आवश्यक है। कार्य एवं शक्तियाँ क्या है इसकी? प्रौढ़ शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, महिला एवं शिशु कल्याण, मद्य निषेध, अस्पृश्यता निवारण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, दुर्भिक्ष। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न देखिए, सरस्वती साइकिल योजना के बारे में सही क्या है? चलिए, इन सारे पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट है साइकिल छात्राओं को निःशुल्क दी जाती है। दूसरा है यह समस्त शालाओं में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाती है। तीसरा है यह कक्षा 9वीं में प्रवेशित छात्राओं को दी जाती है। चौथा है यह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को दी जाती है। पांचवा है यह अन्य पिछड़े वर्ग की छात्राओं तथा सामान्य वर्ग की गरीब छात्राओं को दी जाती है। छठवा है यह हायर सेकेंडरी कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाती है। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में 1, 3, 4 और 5 जो ये चारों पॉइंट है वो सही है। कौन कौन सा? 1, 3, 4 और 5। एक में बोला है साइकिल छात्राओं को निःशुल्क दी जाती है, सही है। दूसरा देखिए यह समस्त शालाओं में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाती है, सही है। तीसरा है यह कक्षा 9वीं में प्रवेशित छात्राओं को दी जाती है, सही है। चौथा है यह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को दी जाती है, सही है। पांचवा है यह अन्य पिछड़े वर्ग की छात्राओं तथा सामान्य वर्ग की गरीब छात्राओं को दी जाती है। ठीक है, विस्तार देखिए, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। 9वीं कक्षा से शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत। उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना। लाभार्थी कौन है? अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बीपीएल परिवार के छात्राओं को शाला आवागमन की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, लाभान्वित वर्ष 2020-21 में योजना अंतर्गत 1.74 लाख छात्राएं लाभान्वित हुए हैं। चलिए ध्यान देंगे, साइकिल छात्राओं को निःशुल्क दी जाती है। ये चारों पॉइंट वही पॉइंट है जो ये ऑप्शन में दे दिए गए हैं, हमने अभी डिस्कस कर लिया है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। एक बात और, आपको एक बार वीडियो देखने में शायद सारी चीज़ें याद ना हो, इसके लिए आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी ले लीजिएगा। इसके पहले भी वीडियो बनाई गई थी एडियो के लिए, उसका भी पीडीएफ जो है अपलोड कर दिया गया है, सेंड कर दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से वो पीडीएफ भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, 73वें संवैधानिक संशोधन के विषय में क्या सही है? चलिए चारों पॉइंट्स को देखते हैं।
चारों नहीं, 5 पॉइंट्स हैं। इन पांचों पॉइंट्स को देखते हैं। पहला है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया। दूसरा है पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया। तीसरा है संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। चौथा है इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई। पांचवा है प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया। 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी 1, 3 और 5वां पॉइंट जो है सही है। पहले पॉइंट में बोला गया है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया, सही है। किसकी बात कर रहे हैं? 73वें संवैधानिक संशोधन के विषय में कौन सी बातें सही हैं हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, सही है। पांचवा है प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया, सही है। विभिन्न समय में गठित समिति एवं उनके सिफारिशों के आधार पर 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन कर भारतीय संविधान के भाग 9 में एवं अनुसूची 11 में अनेक प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसके संदर्भ में निम्न कथन सही है, ठीक है। पहला है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया। दूसरा है संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया। ये तीनों पॉइंट्स ये ऑप्शन में दिए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत के संविधान का ध्यान देंगे। भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतर्क्षेपित करता है? सही जवाब है ऑप्शन 1 9वां, ठीक है। भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम का 9वां भाग अंतर्क्षेपित करता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 14A किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए इन पॉइंट्स को देखते हैं। पहला है निर्वाचन का संचालन। दूसरा है पंचायतों के कामकाज का संचालन तथा पंचायत के सम्मेलन की प्रक्रिया। तीसरा है पंचायतों की निधि और उसकी संपत्ति। चौथा है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध, ठीक है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 14A अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंधों से संबंधित है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।